खबरों की तफसील। अखाड़ा परिषद के सदस्य नरेंद्र गिरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अयोध्या मामले के मुतवक्किल फैसले पर तबादला ख्याल किया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा इसका एहतराम किया जाएगा। सभी साधु संत अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन भी हज फॉर्म भरे जा सकते हैं। बिहार में हज दरख्वास्त फॉर्म ऑफलाइन भरने की सहूलत दी गई है। 2 दिन पहले ही न्यूज 18 ने यह खबर दिखाई थी और हज कमेटी ऑफ इंडिया और बिहार हज कमेटी से बात की गई थी ताकि आम लोगों को हज फॉर्म भरने में आसानी हो। उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन हज का फॉर्म भरने की सहूलत से आजमीन की तादाद अब बढ़ेगी और इसका फायदा हर आम खास तक पहुंचेगा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन और सोनू बाबू ने न्यूज 18 उर्दू की 27 की न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने का हुआ इंतजाम। ऑफलाइन फॉर्म भरने की सहूलत से बिहार के आजमीन की अब बढ़ेगी तादाद। तो आपको एक बार फिर बता दें कि हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन और सोनू बाबू ने न्यूज 18 उर्दू की 27 की है। न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने का हुआ इंतजाम। ऑफलाइन फॉर्म भरने की सहूलत से बिहार के आजमीन की अब बढ़ेगी तादाद। तो शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने आज नौमुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में पार्टी 50-50 के फार्मूले समेत दीगर पहलुओं पर गौर खौज करेगी। ख्याल है कि नताज के ऐलान के बाद से शिवसेना बीजेपी से 50-50 के फार्मूले पर अमल करने का मुतालबा कर रही है। इस फार्मूले के मुताबिक 2.5 साल शिवसेना का वजीर आला और 2.5 साल बीजेपी का वजीर आला होगा, लेकिन बीजेपी आला क़यादत की जानिब से देवेंद्र फडणवीस को ही वजीर आला के तौर पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया, जिससे शिवसेना खिंची खिंची नजर आ रही है। महाराष्ट्र में वजीर आला के ओहदे पर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। इस बीच बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आदित्य ठाकरे के हक में आया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आदित्य ठाकरे बासलाहियत नौजवान है। इन्होंने मजीद कहा कि जब दोनों ही जमातें हिंदुत्व के उसूल पर है तो कोई वजीर आला बने क्या फर्क पड़ता है। देखा जाए तो हरियाणा में तो क्लियर हो गया है कि वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम जो है जेजेपी पार्टी का बनेगा, दुष्यंत चौटाला का नाम चल रहा है। लेकिन अगर वहीं महाराष्ट्र में देखा जाए तो अभी भी जो 50-50 का फार्मूला है उस पर पेच फंसा हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, उन दोनों के बीच समझौता हुई थी, फिर तो चुनाव दोनों मिलकर लड़े, तो आपस में बैठकर फैसला करनी चाहिए, उसमें क्या है। जिस तरह से आदित्य ठाकरे का जगह जगह होर्डिंग लग गया है कि मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, डिमांड हो गया। वो तो शिवसेना ने लगाई है, खुशी मना रहे हैं। वो लड़का भी बहुत होशियार है, वो साधारण लड़का नहीं है। मैं उसको बहुत छोटे से जानता हूँ, जब बाला साहब ठाकरे थे, और कई बार उनके साथ वार्तालाप हुई है, और मैं कह सकता हूँ कि उसकी योग्यता में कोई संदेह नहीं है। सवाल है कि तो तुम लोगों के क्या समझौता है। कोई समझौता चुनाव के पहले नहीं किया तो अब करो। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि जब दोनों एक ही हिंदुत्व के सिद्धांत के हैं, क्या फर्क पड़ता कौन चीफ मिनिस्टर है। मतलब कि आदित्य ठाकरे को मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह तुम दोनों तय करो, जो तय करोगे वह मैं मान लूंगा, और मुझसे कुछ मदद चाहिए तो पूछ लो। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई, जहां समाचार नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। वसीम, शिवसेना और बीजेपी में सीएम को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच बीजेपी से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आदित्य ठाकरे के हक में बयान दिया। क्या शिवसेना के खेमे में कुछ हलचल दिख रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई है, कई विधायक यहाँ पर पहुंचे। शंभू देसाई जी है विधायक, उनसे बात करते हैं। सर, आदित्य ठाकरे को बाकायदा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार पार्टी में उठ रही है, किस तरह से इस बैठक में आप इस बात को रखेंगे? कोकणामधून कोकणातला आमदार म्हणून या ठिकाणी मी हॅट्रिक संधी पाहिलेली आहे। माझी नम्रपणे विनंती आहे की हे नेतृत्व हे युवा नेतृत्व आहे, या महाराष्ट्राचं नेतृत्व आदित्य साहेबांनी करावं आणि मुख्यमंत्री व्हावे अशा तऱ्हेची आमची कोकणवासियांची मनोकामना आहे।
हम हिंदी में जानना चाहेंगे क्या बीजेपी ने अगर इस बात को नहीं माना तो किस तरह से आप अपने बातों रखें, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपना समर्थन देने के लिए तैयार है अगर सरकार बनाना, मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर आदित्य को तैयार है। मुख्यमंत्री बनाना, किसको बनाना, कैसे बनाना, इस पूरी जिम्मेदारी और पूरा निर्णय उद्धव जी साहब का है, उसमें हम कुछ नहीं बन सकते। शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक चल रही है। इस दौरान हमने देखा है कि आप देख सकते हैं कई और विधायक यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और सभी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे के नाम का प्रस्ताव आगे रखना चाहिए। और जिस तरह से बैठकों का दौर है और जिस तरह से बातें को लेकर सामने आ रही है, लेकिन ये एक बात और सामने आ रही है कि इस बैठक काफी अहम फैसला कर सकती है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, इस दौरान ये बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को शपथ विधि होनी है, तो ऐसे वक्त में दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे के सहयोग से चलना है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जिस तरह हरियाणा का पैटर्न हुआ उसी तरह का पैटर्न महाराष्ट्र में भी देखने मिल सकता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद शिवसेना को जरूर दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कुछ देर में बैठक शुरू होगी, सभी महाराष्ट्र के जो विधायक है उनके वो मातोश्री में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे वसीम, अगर ये बात नहीं बनी बीजेपी और शिवसेना के बीच में, तो क्या शिवसेना कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकती है? देखिए अभी तो ये अटकलें लगाना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी ये बात सामने शरद पवार ने सामने कह दी है कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। लेकिन कांग्रेस एक खेमा ये चाहता है कि अगर आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए जाते हैं और बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें भी शरद पवार की सहमति लेंगे, अपने सहयोगी पार्टी की सहमति लेंगे। फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी है, ऐसा नहीं लगता कि शिवसेना किसी और पार्टी के साथ सत्ता में जाएगी। और जिस तरह से एक पूरा माहौल महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनती साफ नजर आ रही है, जो जादुई आंकड़े तो पार कर चुकी है, 160 के ऊपर उनकी सीटें हैं और कई निर्दलीय जो विधायक है शिवसेना और बीजेपी के समर्थन में। कल हमने देखा कि 2 विधायकों ने शिवसेना को अपना समर्थन दिया, नागपुर और भंडारा से। तो ऐसे और भी जो लोग हैं, मुख्यमंत्री ने दावा किया 15 विधायक और जो उनके टच में है, जो निर्दलीय है। तो अब ये मुश्किल है कहना कि सेना कोई ऐसे निर्णय लेगी कि कांग्रेस या एनसीपी के साथ जाएगी। फिलहाल तो ये स्थिति साफ तौर पर दिखाई, लेकिन ये है कि आज अपने विधायकों के साथ बैठक कर इस बात की स्थिति का जायजा जरूर लेंगे कि किस तरह की उनकी ताकत है और आगे किस तरह की रणनीति तय करनी है। जी बिल्कुल वसीम, जैसा कि आपने बताया कि कई आजाद जो विधायक जीत कर आए हैं वो शिवसेना के टच में है, दोनों ने शिवसेना को समर्थन भी दिया है, तायद भी किया है, 15 और है वो टच में है। तो क्या शिवसेना अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश में है ताकि बीजेपी पर और ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके? जी जरूर, हमारे साथ हम बात करेंगे मनीषा जी से, जो विधायक भी और प्रवक्ता भी। मैम, जिस तरह से आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, कल कई विधायकों ने भी अपना समर्थन निर्दलीय विधायकों में और आगे भी कुछ विधायक, किस तरह के सत्ता का समीकरण बनेगा? देखिए, आज तो जो प्रमुख जो बैठक है वो माननीय उद्धव जी का आशीर्वाद लेने के सभी नवनिर्वाचित आमदार यहाँ पर पहुंचे, विधायक, और मार्गदर्शन क्या करते हैं, क्योंकि शिवसेना जो है वो एक सैन्य की तरह चलती है, आदेश का पालन करती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि हमने उनकी जो सामने उनके अड़चने थी तो वो हमने बहुत काफी समझौता दिखाया है, मगर हर एक बार ऐसा होगा ऐसा नहीं है। लगता है कि अगर ये पर्याय नहीं बनता है तो दूसरे रास्ते शिवसेना के लिए खुले? देखिए, माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि सब सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक पहुंचो, मगर जो हमारा अधिकार है उसे हम लेके रहेंगे। अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो क्या आप लोग एज ए विधायक और क्या किस तरह प्रेशर बनाएंगे और साथ ही उद्धव जी से बात? मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत आएगी। जैसे कि माननीय देवेंद्र जी ने जो बयान दिए हैं मुख्यमंत्री के तौर कि हम वो शिवसेना के साथ ही सत्ता स्थापन करने में इच्छुक है, और जो विरोधक है उनके साथ मुझे नहीं लगता कि और कोई बातचीत होगी। हमसे बात करने के लिए ये थी मनीषा जी, जो विधायक भी हैं और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। जिस तरह से उन्होंने पार्टी का रुख रखा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसी और पार्टी के लिए ऑप्शंस नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से सभी विधायकों की मांग चल रही है, खास करके शिवसेना में, तो वो चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजर आपको एक बार फिर बता दें, हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन और सोनू बाबू ने न्यूज 18 उर्दू की 27 की न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद ऑफलाइन का हुआ इंतजाम। न्यूज 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने का भी हुआ इंतजाम। ऑफलाइन फॉर्म की सहूलत से बिहार के आज़मीन की बढ़ेगी तादाद। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन और सोनू बाबू ने न्यूज 18 उर्दू की
27 की। एक बड़ी खबर आ रही है, हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन। बिहार के आज़मीन हज के लिए ये खुशी की बात है कि अब ऑनलाइन की जगह वो ऑफलाइन भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी हज की दरखास्तें वो जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन का भी इंतज़ाम हो गया है। बिहार रियासती हज कमेटी ने कई बार जो है मुतालबा किया सेंट्रल हज कमेटी से, तो बहरहाल ये फैसला हो गया। हमारे साथ हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो चूँकि हम लोगों ने भी इस बात को चलाया था, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को जो है चलाया था, तो ऑफलाइन का इंतज़ाम हो चुका है। क्या रहेगा सहूलत बिहार के आज़मीन हज को और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तादाद ज़ाहिर है बढ़ेगा आज़मीन हज का। जी, मतलब ऑनलाइन के साथ साथ ये ऑफलाइन का जो सिलसिला है ये कई सालों से चलता आ रहा था। इस साल हमारे हुकूमत हिंद ने, मतलब हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने इनको सख्ती से मतलब रोक लगाया था कि सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। मगर जब अभी एक हफ्ता पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेशन जब चलने लगा तो उनको भी कुछ एहसास हुआ, कुछ जगहों में तो अच्छी कामयाबी मिली उन्हें। मगर एक जम्मू कश्मीर है, एक हमारा बिहार है, बंगाल है, कुछ और अंडर स्टेट कोटा स्टेट है जहाँ काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी मतलब अपने हज कमेटी ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, आपके भी हवाले से भी इस खबर को आगे बढ़ाया था कि मतलब हाजियों के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ज़रूरी थी। तो लिहाजा आप लोगों की भी मेहनत रंग लाई, अब हम लोग भी कोशिश किया, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिली है। तो बिहार को अभी ये मौका मिला है, बिहार और जम्मू कश्मीर बिहार को और जम्मू कश्मीर को ये मौका मिला है। तब हम लोग अपने सारे अजला में, जैसे हमारा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, इन सब जगहों में जो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है। उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ से वेबसाइट से निकाल करके और कुछ सेट सारे अजला में हम जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उन तक हम पहुँचा रहे हैं कि ताकि जो हमारे आज़मीन ऑनलाइन की सहूलत या उनको इस चीज़ की मुकम्मल जानकारी नहीं हो रही है तो ऑफलाइन के ज़रिए भी इस फॉर्म को फिलअप करके, चाहे वो डाक से भेज दे या जो हमारा वहाँ सेंटर बना है वहाँ जमा कर दे, या फिर कभी कोई मौका हो तो खुद आके भी जमा कर दे। ये सारी सहूलत अभी हम लोगों ने मुहैया करा रखी है। तो एक तरह से कहें तो हज कमेटी की ये मुहिम जारी हो गई है, क्योंकि ऑफलाइन हज का फॉर्म भरने से आप जैसा बता रहे हैं कि आज़मीन हज को काफ़ी सहूलत मुहैया की जाएगी। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि तादाद में इजाफा होगा। एक है कि बिहार में जो हज का कोटा है वो पूरा नहीं होता है। आपने खुद कहा था कि ऑफलाइन का इंतज़ाम नहीं होगा तो कोटा जो गुज़िश्ता साल जितने लोग गए थे उतने भी नहीं जा पाएंगे, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों की तरफ से क्या बाकायदा मुहिम चलाएगा? नहीं, इंशाल्लाह इस तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तो अभी ऑफलाइन आ जाने से हमारे बहुत सारे आज़मीन को ये सारी सहूलत हो गई है, क्योंकि मतलब हमारे मुस्लिम माशरे में तालीम की बहुत कमी है। अब वो किसी न किसी साइबर कैफ़े से मदद लेते थे या कोई कुछ इस किस्म के जो मतलब NGO वगैरह हैं उनसे मदद लेते थे। मगर अब इंशाल्लाह अब वो सारे लोग सरगर्म हो गए जो मतलब हज के काम को क्या करते थे, अब उनके लिए भी ये सहूलत हो गई है। वो अपने हाजियों की मदद के लिए भरपूर कोशिश करके और हर जगह आगे आके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। पटना के हज कमेटी में भी इंतज़ाम है, पटना का जो ये हज भवन है यहाँ पे भी इंतज़ाम है, और जो आपके नोडल ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ ज़िलों में वहाँ पे भी इंतज़ाम आप लोगों ने किया है। देखिए, पटना हज भवन में तो ये मुकम्मल इंतज़ाम है, पासपोर्ट ऑनलाइन करने का, फॉर्म भी ऑनलाइन भरने का, और बाकी तो हमारा मुकम्मल ऑफिस यहाँ है। जो लोग ऑफलाइन करके फॉर्म लेके आएंगे उसको भी हम लोग यहाँ रिसीव कर रहे हैं, और फिर हम लोग अपने सिस्टम में उसको ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं, और फिर उसकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी हम लोग ले ले रहे हैं। आमतौर पे आखिरी वक्त में ज़्यादा फॉर्म जो है जमा होता है, तो ये भी इंतजाम है कि जिन ऑफिसेज में मुख्तलिफ ज़िलों में जो आपने बताया कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पे अगर फॉर्म जमा होता है तो आखिर वक्त में भी अगर यहाँ पे लोग आएंगे तो उनका फॉर्म जमा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जितने पास एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास आ जाते हैं, जो भी है उसको ज़्यादा इकट्ठा ना करें, क्योंकि फिर हमको भी ला करके यहाँ लोड करना पड़ता है। तो हम भी अपने लोगों को ये गुजारिश करेंगे कि जो हो सकता है उसको भेजते भी जाएं, ज़्यादा इकट्ठा ना करें, फिर वरना बाद में इकट्ठा हो जाने की वजह से थोड़ा दुश्वारी हो जाती है। मगर इंशाल्लाह
हम लोगों ने जो मुहिम शुरू किया, इंशाअल्लाह इसमें किसी को कोई परेशानी होने नहीं देंगे। तो डाक के जरिए भी लोग भेज सकते हैं और बराह रास्त आके भी दे सकते हैं। मतलब डाक के जरिए भी, कोरियर से या रजिस्टर से या स्पीड पोस्ट से, जो मतलब अभी हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उसके जरिए भेजेंगे, इंशाल्लाह वो भी मतलब कारआमद है। या अगर कोई आना चाहता है या किसी का आने का पहले से प्रोग्राम है तो वो भी लाके हमारे हज भवन में दे दे, इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होती रहे। एक आखिरी सवाल के क्या लगता है, इससे तादाद में इजाफा होगा, आदमी हज के तादाद में इजाफा होगा? नहीं, इंशाल्लाह इससे ज़रूर मतलब तादाद में इजाफा होगा और ये एक सहूलत का जो रास्ता मतलब बंद हो गया था वो खुल गया है। इंशाल्लाह इससे तादाद में इजाफा, काफ़ी अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा कि तादाद में इजाफा होगा, जाहिर है हज कमेटी भी इस बात को लेकर काफ़ी खुश है और आज़मीन हज को सिर्फ इतना करना है कि सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को भरना है। अगर वो नहीं भर पाते हैं तो जो नोडल ऑफिसेज हज कमेटी के मुख्तलिफ ज़िलों में बने हुए हैं वहाँ पर भी हज कमेटी बाकायदा उस फॉर्म को डाउनलोड कराकर वहाँ भेज रही है। इनके लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आज़मीन हज वहाँ जाएंगे और फॉर्म भरने का बाकायदा पूरा इंतज़ाम है। तो एक तरह से कहें मुश्किल नहीं है, आसानी फराहम हो गई है। कैमरामैन बबलू के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश की है। हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश की। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने का हुआ इंतजाम। ऑफलाइन फॉर्म भरने की सहूलत से बिहार के आज़मीन हज की अब बढ़ेगी तादाद। से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी। आज चंडीगढ़ में अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद गवर्नर से मुलाकात कर हरियाणा में हुकूमत साजी का दावा पेश किया जाएगा। ख्याल है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच इत्तेहाद हो गया। हरियाणा में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31 जबकि जेजेपी को 10 सीटें हासिल हुई थी। हरियाणा के इख्तिदार पर उभरती हुई छोटी पार्टी जेजेपी किंग मेकर बनी है और इसने बीजेपी से हाथ मिलाया है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा है हमारे साथ बात करने के लिए। हुड्डा जी, बीजेपी और जेजेपी ने हाथ मिला लिया और सरकार अब बीजेजेपी की बनने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, उन्होंने हाथ मिला लिया, सरकार बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है, सरकार बनेगी, प्रजातंत्र है, बहुमत बनती है। लेकिन जहाँ तक जेजेपी का सवाल है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूँ, लेकिन वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। नैना चौटाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने एक बात कह दी है, वोट किसी की और सपोर्ट किसी को, लोग सब देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल हुड्डा जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा इस पूरे मामले पर, विपक्ष के साथ साथ बीजेपी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जल्दी अगर मौका मिल जाता हुड्डा जी को तो शायद इतनी सीटें भी हमारी नहीं आ पाती? देखिए, मैं अब विपक्ष में है, जो लोगों का जनादेश का मैं वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, विपक्ष की कंस्ट्रक्टिव विपक्षी भूमिका निभाएंगे हम। आपको अगर जल्दी कमान मिल जाती तो कुछ बेहतर और नतीजे होते कांग्रेस के? अगर संगठन का बदलाव पहले हो जाता तो कुछ नतीजे और कुछ ही होते। चलिए, धन्यवाद। तो हुड्डा जी थे और साथ तौर पर इनका कहना था कि वोट किसी को और सपोर्ट किसी को, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की तरह कांग्रेस काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेतृत्व परिवर्तन पहले होता तो कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी हरियाणा में। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं बीजेपी की जानिब से मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। यानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी तक तो लार टपक रही थी कि सब लोग आ जाओ, हमारे साथ सरकार बना लो, हमारे साथ सरकार बना लो। अब किसी ने इनको जो है भाव दिया नहीं, तो जो है वो आज इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप देखें तो 5 सालों तक स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस, सुशासन और स्थायित्व से भरपूर सरकार, क्रेडिबल सरकार हरियाणा में चली, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, और उस सरकार को जनता ने नवाजा है। जहाँ तक सवाल है, जो भी जनादेश है हमने तो उसका सम्मान किया, और उस सम्मान के साथ जो है वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो इसलिए जो है वो 5 सालों तक सरकार बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के साथ चलेगी।
पाकिस्तान एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इश्तिआल फायरिंग कर रहा। राम माधव ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटेगी। राम माधव ने यह कहा है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी राम माधव ने इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर ट्रक ड्राइवर और मेवा फरोशों पर हमले की भी इन्होंने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरक्की के लिए लिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि आर्टिकल 370 के मनसूखी के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। राम माधव ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ मिल गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इश्तिआल फायरिंग कर रहा। राम माधव ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटेगी। राम माधव ने यह भी कहा है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी राम माधव ने इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर ट्रक ड्राइवर और मेवा फरोशों पर हमले की भी इन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की तरक्की के लिए लिया गया है। हमें फख्र है कि अब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। पाकिस्तान इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। पाकिस्तान इस समय किसी न किसी रूप में कश्मीर वैली में अशांति फैलाने का प्रयास में लगा हुआ है और इस प्रयास को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम करेंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम पक्का है। कश्मीर में कश्मीरियत की जो संस्कृति है उसको आज मिलिटेंट नष्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए आए हुए जो हमारे देश भर के आने वाले व्यापारियों को डरा धमकाने का जो प्रयास हो रहा है, कुछ लोगों को मारने का प्रयास हुआ है, इससे वो एक्चुअली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस सख्ती से इस प्रकार की गतिविधि से निपटेंगे। कश्मीर में एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इश्तिआल फायरिंग कर रहा। राम माधव ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे अनासिर का सख्ती के साथ जवाब देंगी, सख्ती से निपटेंगे। राम माधव ने यह भी कहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने बीजेपी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लिया। वादा है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी 50 साल से ज्यादा अरसे तक कांग्रेस से न सिर्फ जुड़े रहे बल्कि अहम ओहदों पर भी फायज रहे। यहाँ यह बात काबिले गौर है कि अम्मार रिजवी के साथ महमूदाबाद, सीतापुर और लखनऊ से मुल्क इलाकों के हजारों लोग मुंसलिक हैं और इन्हें अपना सियासी कायद तस्लीम करते हैं। इसलिए इस कदम को कांग्रेस के लिए बड़े खसारे से ताबीर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के साबिक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर अम्मार रिजवी साहब मौजूद हैं। निस्फ सदी से ज़्यादा आपने कांग्रेस में रहते हुए अवामी खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अब उन्होंने बाकायदा तौर पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला कदम है, हैरत में डालने वाला कदम है। डॉक्टर साहब, एक लंबी सर्विसेज के बाद, अवामी खिदमत के बाद बीजेपी में शामिल होने का मंसूबा लोगों को जाहिर है कि बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या कुछ वाज़ेह करना चाहेंगे, क्यों उठाया गया है ये कदम? मैं ये महसूस करता हूँ कि इस वक्त जो हमारे एरिया की और क्षेत्र की और ख़ास करके मिल्लत की और मुसलमानों की बात कहना चाहिए क्या कि खिदमत और अपने एरिया के डेवलपमेंट जो है वो हम बीजेपी से अलग रह के नहीं कर सकते। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को करीब ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के करीब आना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मुल्क की तामीर में वो और ज़्यादा मेहनत से लगें, जैसा कि लगे हुए हैं, इस वक्त भी लगे हुए हैं। और जो हमारे ज़िले की और हमारे एरिया की जो गांजरी एरिया कहा जाता है, जो कटान का एरिया कहा जाता है, उसके विकास, उसकी डेवलपमेंट की बात जो है वो बीजेपी के ज़रिए से हो सकती है। हमें रेलवे की ज़रूरत है, हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कमिश्नरी बनाना है, हमें वहाँ फैक्ट्रीज़ की बात करना है, हमें नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट की बात करना है, उनकी एजुकेशन की बात करना है, उनकी शिक्षा की बात करना है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करना है। तो वो हम बीजेपी के ज़रिए से करा सकते हैं, जहाँ पर ये नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। ये
श्री मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में ये काम हो सकता है, उनकी लीडरशिप में। इस वजह से जो मेरा बीजेपी में शामिल होना है वो जनहित में है, आवाम की खिदमत के लिए है और मिल्लत की खिदमत के लिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। ये थे जनाब डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, जिन्होंने वादे कर दिया है कि जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो आमी खिदमत ही है। और अहम बात यह है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी का मानना यह है कि जब तक मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं जाएंगे उनके मसाइल भी हल नहीं हो पाएंगे। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।